वीडियो में हम देखते हैं कि विट बॉयलर प्लेट में जितनी फाइल्स हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है। लेफ्ट में आपको फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है जो हमारे विट बॉयलर प्लेट ने जनरेट किया है। इसमें काफ़ी सारी फाइल्स और कुछ फोल्डर्स हमें मिले हैं। इन सभी का इंपॉर्टेंस समझते हैं एक एक करके। तो पहली फाइल है विट config.js। ये फाइल डिफ़ॉल्ट विट ने बनाई है जो कि रिएक्ट को रन करने के लिए ज़रूरत होती है। जैसे कि विट काफ़ी फास्ट चीज़ों को प्रोसेस करता है, तो उसके लिए जो प्लगइन्स की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम इस फाइल में कोई चेंज कभी नहीं करते क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। दूसरी फाइल है रीडमी। इस फाइल के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखती है, यानी कि कोड को कैसे रन करना है, उसे कैसे बिल्ड करना है, ये कोड किस लिए है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं ताकि कोई दूसरा डेवलपर यदि इस फाइल को खोल कर देखे तो उसे ये पता चल जाए कि इस प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है package.json। ये फाइल हमारे प्रोजेक्ट के मेटा डेटा को रखती है। मेटा डेटा क्या होता है? प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है प्रोजेक्ट का नेम माई ऐप, जो कि हमने पिछली वीडियो में दिया था। तो प्रोजेक्ट को जब हमने बनाया तो उसका जो वर्जन था, उसका जो नेम है, उसे चलाने के लिए किन किन डिपेंडेंसीज़ की ज़रूरत है, वो सभी डिटेल यहाँ पर लाइन बाय लाइन लिखी होती है। इसे एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहला तो क्लियर है जो कि प्रोजेक्ट का नेम है। दूसरा ये बताता है कि ये पब्लिक प्रोजेक्ट है या प्राइवेट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट पर ही सेट होता है, हम इसे ऐसा ही रहने देंगे। तीसरी फील्ड है वर्जनिंग की। यदि आपका प्रोजेक्ट चेंज होता है ओवर द टाइम, आप उसमें कुछ चेंजेस करके डिप्लॉय करते हैं जो कि एक यूजुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, तो हर चेंज के साथ ही यहाँ पर हम वर्जन नंबर को अपग्रेड करते हैं। आपने देखा होगा आपके फ़ोन में भी जब कोई मोबाइल एप्लीकेशन का अपडेट आता है तो उसमें वर्जन नंबर चेंज होता है। जैसे कि स्टार्टिंग हो सकता है 0.0.1 से हो और अगला जो अपडेट आए वो 0.0.2 हो। इसी तरह से हम इसे भी चेंज कर सकते हैं ओवर द टाइम। टाइप का इंपॉर्टेंस हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए हम समझते हैं कि टाइप को मॉड्यूल ही रहने देते हैं। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए या टेस्ट करने के लिए या फिर बिल्ड करने के लिए जिन कमांड्स की ज़रूरत होती है वो यहाँ लिखी होती है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो कमांड रन किया था वो था npm run dev। तो उसमें जो वर्ड था dev वो यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है। जैसे ही हम ये कमांड रन करते हैं वो विट को कॉल करता है। ये विट कॉन्फ़िग फाइल को रीड करता है जो हमने अभी देखा और उसके थ्रू प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देता है। सिमिलरली जब हमारा डेवलपमेंट खत्म हो जाता है और हमें प्रोडक्शन पर या कहीं दूसरे सर्वर पर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है या होस्ट करना है, उस वक्त हम यूज़ करते हैं बिल्ड कमांड जो कि रहेगी npm run build, क्योंकि यहाँ पर बिल्ड कमांड लिखी है। वैसे ही हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिंटर। उस लिंटर को चलाने के लिए कमांड होती है लिंट और सिमिलरली प्रीव्यू कमांड। ऐसे ही हम इस कमांड्स को ज़्यादा या कम कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन एक और, जो कि डिपेंडेंसीज़। इसमें उन सभी पैकेजेस और लाइब्रेरीज़ का लिस्ट होता है जो हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट रिएक्ट बेस्ड है तो रिएक्ट को चलाने के लिए हमें दो बेस पैकेजेस की ज़रूरत होती है जो कि है रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। जब हमने विट की बॉयलर प्लेट के थ्रू इस कोड को बनाया तब ये दोनों पैकेजेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गए। हमें अलग से इन पैकेजेस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही कुछ ऐसे पैकेजेस होते हैं जिनका फंक्शनैलिटी से तो कोई कनेक्शन नहीं होता, बट डेवलपमेंट के टाइम पर वो हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। ये उन पैकेजेस की लिस्ट होती है डेव डिपेंडेंसीज सेक्शन में। जैसे कि लिंटर का वर्क होता है इंडेंटेशन चेक करना, वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन को चेक करना, ब्रैकेट किस तरह से लिखे जाएंगे, ये सभी चीज़ों के रूल होते हैं ESLint के अंदर। अब एक बार यदि आपका प्रोडक्शन पर एप्लीकेशन डिप्लॉय हुआ या यूज़ में आ गया, उसके बाद इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितनी स्पेसिंग दी थी, कितने ब्रैकेट्स थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब आप कोड लिख रहे हो। दैट इज़ वाई ये जाता है डेव डिपेंडेंसीज का सेक्शन में। ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी सारे पैकेजेस की लिस्ट हैं जो हमें डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बाद फाइल आती है index.html। क्योंकि हमारी ये एप्लीकेशन एक वेब ऐप है तो यहाँ पर HTML फाइल का होना तो ज़रूरी है, बट इस HTML फाइल के अंदर बहुत ही छोटा पीस ऑफ कोड लिखा होता है जिसके अंदर बॉडी में कोई कोड नहीं है, सिर्फ एक डिव है और एक स्क्रिप्ट फाइल है। यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। सारा रिएक्ट का कोड और एप्लीकेशन जो हम बनाने वाले हैं वो सभी इस लाइन नंबर 10 पर जो डिव लिखा है इसके अंदर आ जाती है। ये सारा प्रोसेस डायनामिक होता है जो हम कोड लिखते के साथ ही समझेंगे। यहाँ लाइन 11 पे आपको दिख रहा होगा कि एक ही जावा स्क्रिप्ट की फाइल लोड हुई है जो कि है main.jsx, जो आ रही है src फोल्डर से। लेफ्ट में src फोल्डर है, इसे एक्सपांड करते हैं, इसमें फाइल अवेलेबल है main.js। मेन वो फाइल है जहाँ से रिएक्ट का कोड स्टार्ट होकर के हमारे ब्राउज़र पर अटैच होता है।
तो यहाँ आपको दिख रहा है हमने रिएक्ट से कुछ इंपोर्ट किया है, जो हमने तो नहीं किया, बेसिकली ये हमारी बॉयलर प्लेट में बाय डिफ़ॉल्ट आया है। तो ये है रिएक्ट का स्टार्टिंग कोड। यहाँ से रिएक्ट की ऐप हमारे रूट डिव जो कि index.html में अवेलेबल है उसमें माउंट हो जाती है। अब हम जो कोड लिखेंगे वो कहाँ से शुरू करेंगे, तो लाइन नंबर 8 पर दिख रहा है हमें ऐप। ये ऐप app.jsx नाम की फ़ाइल से इंपोर्ट हुआ है। app.jsx फाइल भी हमें यहीं मिलेगी src फोल्डर में, और ये वो फाइल है जिसके अंदर हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने पिछली बार ऐप को रन करके देखा, एक डिफ़ॉल्ट काउंटर ऐप हमें बना हुआ मिला, उस काउंटर ऐप का कोड यहाँ लिखा है। तो जो भी कोड एडिटिंग हमें करनी है वो स्टार्ट होती है app.jsx फाइल से। इसके साथ यहाँ पर कुछ CSS फाइल्स भी हैं जिनका यूज़ हम स्टाइलिंग के लिए करेंगे, इन्हें हम आगे डिटेल में समझेंगे कौन सी फाइल का यूज़ कब किया जाता है। फिर हमारे पास एक फ़ोल्डर है एसेट्स, जिसके अंदर हम अपनी स्टैटिक फाइल्स रख देते हैं, जैसे कि कुछ लोगोज हो गए, SVG फाइल्स हो गई, आइकॉन्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम एसेट्स के अंदर रख सकते हैं। इसके बाद आता है पब्लिक फ़ोल्डर। पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर भी लोगो या एसेट्स जैसी फ़ाइल को रखा जाता है, लेकिन हमने अभी देखा एसेट्स के अंदर भी हम वही रखते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, एसेट्स के अंदर हम जो भी फाइल रखते हैं, जब हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं उन सभी का नाम चेंज हो जाता है और एक रैंडम हैश टाइप पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी एसेट का नाम चेंज हो जाए, फाइल रीनेम हो जाए, तो हम उसे रखते हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर। याद है वेबपैक हमने देखा था पिछली वीडियो में, जो कि हमारे लिए बंडलिंग का काम करता है। तो वेबपैक उन्हीं सब चीज़ों को बंडल करता है जो SRC फोल्डर के अंदर होती है। पब्लिक फोल्डर को वो कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है और ये फाइल एज इट इज़ ब्राउज़र के ऊपर लोड हो जाती हैं। तो ये है सारी फाइल्स। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट के कोड को समझना।